नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी की ललकार, क्विट इंडिया अब की बार। आज हम हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सीकर में राजस्थान विधानसभा के चुनावी रण की चुनौती भी दी और 2024 के लिए विरोधियों को आईना भी दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। लाल डायरी को लेकर भी गहलोत सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने विपक्ष के गठबंधन पर जमकर हमला किया। विपक्षी गठबंधन के नाम को क्विट इंडिया से जोड़ दिया। आप एक तरफ देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने किस मुद्दे पर क्या बोला। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की जमात फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। कोई पीढ़ी या कंपनी बदनाम हो जाए तो तुरंत कंपनी चलाने वाले बोर्ड लगाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। लाल डायरी के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि वो डायरी कांग्रेस सरकार का डब्बा गोल कर देगी। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं कि लाल डायरी आखिर है क्या। दरअसल दावा किया जा रहा है कि लाल डायरी में अशोक गहलोत से जुड़े कई राज हैं। जैसे उस डायरी में विधायकों की खरीद फरोख्त का हिसाब किताब है। ये दावा है राजेंद्र गुढ़ा का, जो कि पूर्व मंत्री हैं। बर्खास्त कर दिया उन्हें अशोक गहलोत ने। आज हम हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे। क्या वाकई अपने अतीत को छिपाने के लिए यूपीए के नाम बदल लिया, या फिर बीजेपी विपक्षी गठबंधन के नाम से घबरा गई है? मेरी ये रिपोर्ट देखिए। मोदी जी, तुम कहां छुपे हो? भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया, सदन में अपना जवाब दो। परिवारवाद, क्विट इंडिया। उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया। तुष्टीकरण, क्विट इंडिया। आज देश की संसद में विदेश मंत्री बोल रहे थे और एनडीए के सांसद मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। विपक्षी गठबंधन के सांसद इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे। और दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया पर बरस पड़े। कहा भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, क्विट इंडिया। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया। अंग्रेजों, इंडिया छोड़ो। अंग्रेजों, इंडिया छोड़ो। और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। पीएम का हमला यही नहीं रुका। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर चारों तरफ से खेले। एक बार इन्होंने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और तब देश की जनता ने उनका हिसाब चुकता कर दिया था, चुन चुन करके साफ कर दिया। ये लोग कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था। साथियों, INDIA के नाम के लेबल से ये अपने पुराने कारनामों को छुपाना चाहते हैं। सीमी बन गया PFI, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम नया, नाम में फिर इंडिया, लेकिन काम वही पुराना। फिर बीते दिन राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने जिस लाल डायरी में अशोक गहलोत का कच्चा चिट्ठा होने का दावा किया था और जिस पर स्मृति ईरानी ने आक्रामक अंदाज में कांग्रेस पार्टी को सदन में घेरा था, उस पर आज पीएम ने दावा कर दिया कि यही लाल डायरी कांग्रेस का डब्बा गोल करेगी। कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं
कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। प्रधानमंत्री ने सीकर की इस रैली में राजस्थान चुनाव का बिगुल भी बजा दिया। गहलोत सरकार की नाकामियां गिनाकर किसी दलित बहन के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप होता है, आरोपी उसका वीडियो बनाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, बेखौफ आरोपी वीडियो वायरल कर देते हैं। कांग्रेस के नेता पीड़ित महिलाओं पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री आजकल जगह जगह कांग्रेस के कर्नाटक वाले मैनिफेस्टो के गारंटी पर बिना नाम लिए प्रहार करते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो मोदी की गारंटी है। बीते दिन ITPO कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन और आज की सीकर रैली में वादे के साथ जोड़ दिया, ये मोदी की गारंटी है। हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तब हम 10 नंबर ही थे। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। इस सच्चाई को देश का किसान देख रहा है, हर दिन अनुभव कर रहा है। जब यूरिया खरीदने जाता है ना, तो उसे पक्का विश्वास होता है कि ये मोदी की गारंटी है। गारंटी किसको कहते हैं वो किसान को पूछोगे तो पता चलेगा। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ मोदी जनता से गुहार लगा रहे थे, तो उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह सवेरे पीएम कार्यालय के खिलाफ ट्वीट कर दिया कि मेरा तो 5 मिनट का भाषण भी काट दिया गया। इस पर पीएमओ ने भी ट्वीट करके जवाब दिया कि प्रोटोकॉल के तहत आपको बुलाया गया था, आपके ऑफिस ने ही मना कर दिया। और एक जवाब मंच से पीएम ने भी दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। अशोक गहलोत ने कह दिया बीजेपी घबरा गई है, लाल डायरी कपोल कल्पना है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कपोल कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं, उसको लेकर राजनीति हो रही है। उसके बजाय तो उनको चाहिए असलियत पे आए, लाल टमाटर लाल है। इधर विपक्ष ने बंदूकें नीचे नहीं की है। मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव से पहले सरकार की पूरी घेरेबंदी होती रही। प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं कहा। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। जो नफरत फैलाई और भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति की वजह से मणिपुर में ये सब कुछ हुआ है, और सरकार की सब जानकारी में रहा होगा। ऐसा नहीं कि एजेंसियों को नहीं पता, एजेंसियों को पता है वहां क्या क्या हो रहा है। अगर ये सब होते हुए सरकार ने देखा है तो सरकार को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता को दर्शाता है कि देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहां बलात्कार की, लूट की, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, दरिंदगी और हैवानियत हो रही है। और अभी भी हमारे प्रधानमंत्री को 2024 में कैसे वापस आएंगे इसकी चिंता सता रही है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से पहले प्रधानमंत्री राजस्थान में जाकर जनता का विश्वास अगले चुनाव के लिए जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पीएम मणिपुर तो नहीं जाते, राजस्थान में लाल डायरी दिखाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आज तक क्यों? बात संसद की है तो हमने कई सांसदों को आज इस बहस में आमंत्रित किया है। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जो कि प्रवक्ता और सांसद हैं, बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं।
श्याम सिंह यादव जी सांसद बीएसपी के जुड़ रहे हैं, एसटी हसन साहब सांसद समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं, रोहन गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सुधांशु जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, मणिपुर पर विपक्ष ललकार रहा है और पीएम राजस्थान पहुंचकर कह रहे हैं भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, इंडिया क्विट इंडिया। क्या मकसद है? मतलब इंडिया को ही घेरना, यानी सियासी रण ही अब बन चुका है क्या सब कुछ? देखिए, दोनों बातों का मैं जवाब देता हूं। विपक्ष ललकार नहीं रहा, विपक्ष भाग रहा है। पहली बात बहुत स्पष्ट है, नियम यह कहता है, नियम 228, कि यदि किसी भी नियम के तहत कोई चर्चा स्वीकार कर ली गई है तो फिर वही चर्चा दूसरे नियम के तहत नहीं विचार की जा सकती। जब नियम 176 के तहत सरकार ने स्वीकार कर लिया तो नियम 267 के तहत चाहिए, चलिए वो भी मान लिया। तो अब ये बताइए, नियम 267 में यह कहां प्रावधान है कि पहले प्रधानमंत्री बयान देंगे उसके बाद डिस्कशन होगा? नियम 267 कहता है जिस विषय के ऊपर चर्चा होगी वह चर्चा शुरू होगी और अंत में उसका रिप्लाई कंसर्न मिनिस्टर देगा। नहीं, वो भी नहीं मानना है। फिर उसके बाद कहते नहीं प्रधानमंत्री का वक्तव्य होना चाहिए। तो हमारे दोनों सम्मानित सांसद बैठे हुए हैं, संसद में यदि मंत्री या प्रधानमंत्री कोई वक्तव्य देते तो उसके बाद चर्चा नहीं होती वक्तव्य पे। मतलब जिस नियम को कह रहे हैं वो नियम को ही नहीं मान रहे, उस नियम में यह प्रावधान नहीं है। यानी नियम 176 हो या 267, काम नहीं करना है, केवल बवाल करते रहना है। इनका होल सोल एजेंडा यह है। इसलिए विगत 1.5-2 वर्षों में संसद के आधा दर्जन सत्रों में आप बता दीजिए, एक सत्र बताइए जिसमें कि कोई इन लोगों ने बहस होने दी हो। चलिए, पिछले सत्र में तो हम अलग विषय पे बहस जा रहे थे। सुधांशु जी, ये बहस पे तो रोज ही बात कर रहे हैं। जरा आज के टॉपिक पे आइए ना। अनुमति दे चुकी। पीएम ने जो इंडिया, जो विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला है, उसका क्या अर्थ है? ये लोग कह रहे हैं कि डर गए हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि डर गई है, घबरा गई है बीजेपी इंडिया से। इसके बाद आ रही हूं मिस्टर यादव। उसका भी मैं जवाब देता हूं। राजस्थान की स्थिति और अन्य स्थितियों में एक तो गुणात्मक अंतर है। राजस्थान में आरोप विपक्ष ने नहीं लगाया है, राजस्थान में सरकार के मंत्री ने बोला है। और कहां बोला है? फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला है। इससे ज्यादा एथेंटिसिटी, इससे ज्यादा प्रामाणिकता किसी वक्तव्य की नहीं हो सकती कि जो सरकार का हिस्सा है वो सदन के पटल पर खड़े होकर कहे कि भ्रष्टाचार हुआ है और उसके बाद मुख्यमंत्री जी कहें कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है ये इतनी गंभीर परिस्थिति है और कांग्रेस। सुधांशु जी, आज आप मेरा सवाल ही नहीं समझ रहे हैं। आज आप मेरा सवाल ही नहीं समझ रहे हैं सांसद जी। मैं तो सवाल आपसे ये पूछ रही हूं कि क्या इंडिया से आप लोग घबरा गए हैं? हाथ धो के इंडिया, जो विपक्षी गठबंधन है, उसके पीछे क्यों पड़ गए हैं? इसका जवाब दीजिए ना। देखिए, उन्होंने बात कही, घबराने की स्थिति है, बहुत साफ बात है। आज अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, इन्होंने तो एक दिन इस देश को भी अपने बराबर कर दिया था। यह सत्य नहीं है क्या? इंडिया इज इंदिरा किसका वक्तव्य था? कांग्रेस के नेता का वक्तव्य नहीं था अंजना जी, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ का बयान था, जिसके लिए आज तक किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनके अनकंडीशनल माफी नहीं मांगी है। इसलिए वो यथावत है और ये वैसा ही बयान है जैसा कि नाजी पार्टी के कन्वेंशन में 1934 में हिटलर के राइट हैंड मैन रूडोल्फ हेस ने नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी, फ्यूहरर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज फ्यूहरर। ठीक वैसे ही इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और वैसे ही आज अपने गठबंधन को कहने लगे। अरे जनाब, उन्होंने तो ऐसी बात बोली कि ये लोग घबरा गए। उन्होंने तो बोला ना, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया, सीमी, इसमें भी इंडिया था। अच्छा, ये कहेंगे, और फिर वो बदल के हो गया पीएफआई, तो कहेंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसमें भी इंडिया। अब आप कहेंगे साहब आतंकवादी संगठनों से क्यों तुलना कर रहे हैं? तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार है जिसने पीएफआई पर प्रतिबंध लगने से केवल एक हफ्ता पहले पीएफआई को सांस्कृतिक संगठन कहते हुए अलवर में जुलूस निकालने की परमिशन दी थी। यूपीए 1 ने एक नहीं 2 मंत्रियों ने कहा था सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, जो बाद में इन्हीं की सरकार के दौर में कोर्ट के द्वारा प्रतिबंधित हो गया। और पूरी बात रोज सुन रहे हैं तो नाम पे अभी भागने की स्थिति। अरे रोज नहीं सुन रही है आप, बात तो सुनिए ना। ये बताइए, ये तो आतंकवादी संगठनों के भी आंसू आते हैं, आतंकवाद के आरोपियों पे इनके भी आते थे। वो भी कहते थे अफजल हालात का मारा है, ये भी कहते थे। वो भी कहते हैं याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, ये भी कहते हैं। और वो भी कहते हैं पाकिस्तान से मदद चाहिए। और इनके भी नेता छोटे मोटे नहीं, सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर जाके कहते हैं पाकिस्तान में कि भाई मोदी को हटाना है तो आपकी मदद चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम ही की बात है, काम में भी बहुत कुछ समानता है। तो इनका मनसा वाचा कर्मणा
बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है। जवाब अब इनको देने की बारी। ठीक है रोहन जी, क्या नाम बदलने में और इंडिया नाम रखने में ये स्वीकारोक्ति शामिल है कि यूपीए बदनाम हुआ भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण के लिए नया नाम लगा लेंगे तो शायद लोग वोट दे दे? अतीत छिपाने के लिए अंजना जी, जिस प्रकार से भाजपाई बौखलाए हुए हैं, बिल्कुल जिस प्रकार से भाजपाई बौखलाए हुए हैं, जब से इंडिया नाम सामने आया है, हर रोज इनकी कैबिनेट की मीटिंग होती है, पार्टी की मीटिंग होती है रात को, कि इंडिया को कैसे घेरे, इंडिया को कैसे बदनाम करे, क्योंकि बौखलाहट हो गई। पूरा देश के खिलाफ ये लोग हो गए और इनकी मजबूरी देखिए, अब अपनी विफलता छिपाने के लिए इंडिया के सामने बोल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। हमने तो एक नाम दिया है, आप उसके सामने इतनी ज्यादा अपनी बौखलाहट दिखा के देश के सामने दिख रहा है कि हकीकत क्या है। प्रधानमंत्री जी संसद छोड़ के राजस्थान जाके भारत पे अटैक कर रहे हैं। मुझे बताइए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। अंजना जी, एक राज्य है देश में मणिपुर, आज प्रधानमंत्री जी वहां पे गए, संसद में तो बोलने की हिम्मत नहीं हुई, संसद से तो चले गए यहां से। अभी ये आप भाजपा के सांसद रूल की बात कर रहे थे, अरे आप थोड़ी तो निष्ठुरता कम कीजिए, थोड़ी तो सहनशीलता दिखाइए। आज हम मणिपुर के, आप रूल्स की बात मत कीजिए, बात है कि आप मणिपुर की आग हम शांत कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे, पूरे देश की जिम्मेदारी है। आपने अपनी डिवाइड एंड रूल की नीति के कारण मणिपुर को आग में जला के रख दिया 2.5 महीने से, आज वो आग भी आप शांत नहीं कर पा रहे। आपको शर्म नहीं आती है डिबेट में आके सब चर्चा करते हुए? इंडिया ये, इंडिया वो, जो क्विट इंडिया मूवमेंट की आज बात की अंजना जी, आज मोदी जी की मजबूरी देखिए। वो क्विट इंडिया में आरएसएस ने कभी भाग नहीं लिया, उनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी हिस्सा नहीं लिया। आज इनकी मजबूरी है कि कांग्रेस की वो मूवमेंट को, देश की वो मूवमेंट को, उसका सहारा लेके आज इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है। क्विट इंडिया होगा, महंगाई क्विट इंडिया, नफरत क्विट इंडिया, बेरोजगारी क्विट इंडिया, ये होगा आने वाले दिनों में, ये होने वाला है, क्योंकि देश तय करके बोला है, बैठा है कि ये नफरत नहीं चलेगी। मणिपुर में क्या हो रहा है, आज में एक एक्सपर्ट है मिस्टर अथाले करके, कर्नल है, वहां के नॉर्थ ईस्ट के कर्नल रहे। आज उनका एक आर्टिकल में पढ़ रहा था अंजना जी, देखने लायक चीज है कि बात सिर्फ मणिपुर की नहीं है। जिस प्रकार से स्टेट इसमें इन्वॉल्व होकर 2.5 महीने से चीजों को सॉल्व नहीं कर रहा है डिवाइड एंड रूल करने के लिए, ये देश के लिए खतरनाक चीज है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात है, ये चाइना की बात है। हम मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, गंभीरता वो समझाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मैं तो दे रहा हूं, फिर से पूछूं? आंसर नहीं, सवाल ये था सर कि यूपीए क्या इतना बदनाम हो चुका था कि आप लोगों ने नया नाम रखा है? वो पीएम यही कह रहे हैं ना, उनका अटैक आज यही था कि नाम में इंडिया रख लेने से लेबल बस बदला है। क्या इस वजह से इंडिया नाम रखा गया? यूपीए को कांत हो चुका है? मैं आपको यही, हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अतीत छिपाने के लिए, सीधा प्रश्न है, अतीत छिपाने के लिए इंडिया नाम रखा गया? एक वर्ड है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ। अरे अतीत तो हमको, अंजना जी अभी उन्होंने कहा परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तो अजीत पवार जी को वापस अभी इमीडिएटली भारत के बाहर इनको भेज देना चाहिए, क्योंकि वो अजीत पवार पे 15 दिन पहले तो पीएम ने अटैक किया था। उनके हेमंत विश्वास शर्मा कहां होंगे, नारायण राणे कहां पे होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां पे होंगे? तो ये क्या है, ये परिवारवाद नहीं है क्या? उसको क्विट इंडिया कराइए। आप बोलते हैं क्विट इंडिया, तो पहले आप अपनी जो बात कर रहे हैं अंजना जी, पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी के भाषण पे पूरे देश ने 2 बार भरोसा किया है। क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं लगता है कि वो अपनी विश्वसनीयता कम कर रहे हैं? आज वही प्रधानमंत्री अजीत पवार पे अटैक कर रहे हैं और वही प्रधानमंत्री 7 दिन के बाद उसके साथ हाथ मिला रहे हैं। आपने देश की जनता को समझ क्या रखा है? आप जो बोल रहे हैं वन साइडेड मोनोलॉग नहीं हो सकता है, आपकी जवाबदेही भी है। कोई भी सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता है जी। आपके शासन में 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, तो आपको जवाब देना होगा। और आप इंडिया के ऊपर अटैक करके मणिपुर की आपकी जवाबदेही से नहीं भाग पाएंगे। देश आपको, इंडिया आपको नहीं भागने देगा। ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी। इसके बाद आ रही हूं एसटी हसन साहब, आपने तो काले कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन श्याम सिंह यादव जी ने नहीं पहने हैं, उन्होंने सफेद पहने हुए हैं। इसको भी डिकोड करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए बस, सुधांशु जी जवाब दे लें एक बार। हाँ, देखिए मैं नाम और क्विट इंडिया दोनों पे बोल देता हूं। देखिए, नाम कोई रख ले तो क्या गुण आ जाते हैं? मैं दर्शकों से क्विट इंडिया पे जरूर बोलिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राहुल क्विट गांधी इंडिया पे क्या स्टैंड था वो बोलिएगा। क्या किसी को एक बार अरे क्विट इंडिया पे भी बोलूंगा। अरे अभी आऊंगा अंजना जी, इनसे सवाल पूछिए कि आरएसएस का स्टैंड क्या था क्विट इंडिया पे, प्लीज भाई जवाब दूंगा। भाई आप काहे परेशान हैं? अरे दोनों का, चलिए क्विट इंडिया का भी जवाब पहले दे देता हूं, पहले सीरियस जवाब दे देता हूं, फिर नाम का भी जवाब देता हूं। ये क्विट इंडिया कब हुआ? 9 अगस्त 1942। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939।
ये 3 साल बाद क्यों जागे थे भाई? 1931 में इरविन के पैक्ट के बाद से कोई 9 साल तक आंदोलन नहीं, 11 साल तक। क्यों? चूंकि पर्ल हार्बर हो गया था दिसंबर 41 में। अब इस पे सवाल उठा सुभाष चंद्र बोस अंजना जी, अब इस पे सवाल आ गई थी बर्मा। मेरा सिंपल सवाल है, लगा क्विट इंडिया मूवमेंट में आरएसएस ने हिस्सा क्यों नहीं लिया? मेरा सिंपल सवाल, बोलने दीजिए रोहन जी, रोहन दीजिए। अंजना जी, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है, उसी का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए ना, पूरा जवाब नहीं रोहन जी प्लीज, फिर टाइम वेस्ट होगा, आवाज नीचे कीजिए। नहीं रोहन जी, आई एम सॉरी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, अब आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को मिस्टर गुप्ता, प्लीज सर, जाने मेहमानों के पास भी जाने, खत्म कीजिए अपनी बात पक्षों की बात सुनने को मिले। हाँ, बोलिए तो मैं सिर्फ बस जल्दी से मैं अपनी बात पूरी करता हूं। क्विट इंडिया मूवमेंट को जो श्रेय दिया जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट 2 महीने में समाप्त हो गया था, और वो क्विट इंडिया मूवमेंट की जो सबसे बड़ी वीरांगना थी अरुणा आसफ अली, उन्होंने ये बात कही। ये बताइए 42 में आपने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, 43, 44, 45, 46, 47 कोई आंदोलन नहीं, अंग्रेज भागा 5 साल के बाद। गजब का क्विट इंडिया था भाई, ऐसा 5 साल बाद का तो और 1931 से 47 तक सुधांशु जी के अलावा कोई मूवमेंट नहीं हुआ। पीएम ने ही क्विट इंडिया मूवमेंट का जिक्र किया। क्या था वो मैं बता रहा हूं। कहां जा रहे हैं? प्रधानमंत्री ने ही जिक्र किया, महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट का पीएम ने ही जिक्र किया उस मंच से। अरे मैं उसी बिंदु का, अरे बात तो होने दीजिए भाई पूरी, अरे भाई नाम पे पूरा होने दे। तो पहली बात, ये जो क्विट इंडिया का श्रेय लेते हैं, वो क्विट इंडिया कितना था ये सबको पता है। 5 साल बाद क्यों अंग्रेज भागे, हाँ, मगर जो अंग्रेजों से मिले हुए थे उनकी हकीकत अब सामने आ रही है। और नाम के ऊपर मैं ये बता देना चाहता हूं अंजना जी, राहुल गांधी के नाम में गांधी होने से कितने लोगों को महात्मा गांधी की छवि उनमें नजर आने लगती है। राहुल गांधी ने दाढ़ी बना ली तो दाढ़ी बढ़ाने से मोदी जी के गुण नहीं आ जाते, गांधी नाम रख लेने से गांधी जी के गुण नहीं आ जाते। और इस पे मैं कहना चाहूंगा, हमारे दोनों सांसद वरिष्ठ हैं, एसटी हसन साहब और श्याम सिंह यादव जी, दोनों उत्तर प्रदेश से हैं। मैंने बचपन में उत्तर प्रदेश के एक बड़े प्रसिद्ध कवि थे काका हाथरसी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा था कि काम धाम का नहीं है, नाम से सामंजस्य, किसी पार्टी के नहीं झंडे लाल सदस्य, और नाम बदल लो पर न बदले भाग्य की रेखा, स्वर्ण सिंह के हाथ कड़ा लोहे का देखा, और दूर युद्ध से भागते नाम बड़े रणधीर, और भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। ये राहुल गांधी के ऊपर अंतिम 2 पंक्तियां ज्यादा लागू होती हैं। तो नाम बदल लेने से काम नहीं बदल जाता, सूरत बदल लेने से सूरत नहीं सीरत नहीं बदल जाती। मुझे पता है रोहन जी, आपको इसका जवाब देना, मैं आपसे जवाब ले लूंगी, हकीकत नहीं बदल। ठीक है, मैं जवाब लूंगी, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन श्याम सिंह जी और एस हसन से एक कमेंट ले लेने दीजिए। आपने सफेद लिबास पहना है तो मैं ये मान रही हूं कि बीएसपी इस पूरी जंग में क्या बीजेपी के साथ है। दूसरा प्रश्न, इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है जिससे बीएसपी बिल्कुल गायब है, क्या आपको लगता है कि पीएम का उस पर वार सही है, दमदार है? श्याम जी। अंजना जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब मुझे डिबेट में बुलावें तो कमोबेश सबको बराबर का टाइम मिले। अब ऐसा नहीं कि सब त्रिवेदी जी ही बोलते रहेंगे। अरे भाई, सत्ताधारी पार्टी के हैं, उनकी हनक है, लेकिन आप पर भी हनक है उनकी, इस चीज को हम लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या करिए कि हम लोगों को भी थोड़ा टाइम दे। श्याम सिंह यादव जी, आपको जब आपका वक्त भी मिला तो उसमें से पहले के 1 मिनट आपने ज्ञान प्रदान करने में बर्बाद कर दिए। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो हनक और ठनक की आप बात करा रहे हैं। यहां पर तो ऐसी हालत है कि देश की संसद में सांसद एक अच्छी बहस कर नहीं पाते हैं, और यहां पर जब आपको मौका मिला है तो आप दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। अरे सर, सवाल का जवाब देने आए हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आप सवाल का जवाब दीजिए। मुझ पर छोड़िए कि किस पे किसकी जवाबदेही बनती है। प्रधानमंत्री के स्पीच पर आज बहस है और ये मैं तय करूंगी कि कौन कितना बोलेगा। इसलिए मिस्टर यादव, इस पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है आपका। नहीं तो आप सवाल का जवाब दें, आप सांसद तय करेंगे तो मुझे न बुलाइए। ये आपके ऊपर है सर, तो मुझे न बुलाइए। ये आपके ऊपर है। आप कौन होती है तय करने वाली? अरे आप कौन होती है तय करने वाली? ये मेरी बहस है ना सर। तो कायदे से प्रोपोर्शनेट टाइम दीजिए। यही ईगो मार देता है सर इंसान को, यही ईगो मार देता है इंसान को। मिस्टर यादव, गुंडागिरी है भाई, ये कोई गुंडागिरी नहीं है सर। आपका गुस्सा लाजमी नहीं है। आप नहीं, अब समझ में आ रहा है कि सांसदों में मैं समझता हूँ कि इसके पीछे आपका एटीट्यूड क्यों है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी तरह समझता श्याम सिंह यादव जी, अगर आप कुछ इशारा करना चाह रहे हैं, देखिए हमारे पास बहस के लिए टाइम नहीं है, आपको सवाल का जवाब देना है साहब। चलिए अगले मेहमान को दिखाइए, अगले मेहमान को दिखाइए। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर यादव, आपका एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं है।
आपसे जब प्रश्न पूछने के लिए मैं आई हूं तो प्रश्न छोड़कर आप सोच रहे हैं कि उल्टा आप आरोप लगाएंगे और यहां पर बहसा बहसी करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि इससे फायदा होगा तो आप कहीं और जाइए। प्लीज सर, आप माननीय सांसद हैं, मैं पूरे सम्मान के साथ आपसे हाथ जोड़कर सवाल पूछ रही हूं, उसका जवाब देना। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि उसको हम वेस्ट करते रहें। एसटी हसन साहब, आपके पास आते हुए, क्या पीएम जब इंडिया पर हमलावर हो रहे हैं तो आपने सुना सुधांशु जी को, सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि नाम ही में खोट है, लेबल नया लगाने से कुछ नहीं होगा, पीएम ने भी यही हमला किया है। आप क्या इसका उल्टा जवाब देंगे? अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है वो हमने सुनाया, लेकिन सुधांशु जी का ये कहना है कि विपक्ष जो है नाम बदलकर अपनी चरित्र को नहीं बदल पाएगा। देखिए अंजना बहन, प्रधानमंत्री जी ने जो भी वक्तव्य दिया है उनकी हताशा और निराशा साफ झलक रही है उसमें। इंडिया नाम इस अलायंस का है, इंडिया के नाम से पता नहीं क्या क्या है इस देश में, बहुत सी स्कीम्स हैं, बहुत से चैनल्स हैं, सभी कुछ है, लेकिन इंडिया के अलायंस वालों को भ्रष्ट कह देना, चोर कह देना, आतंकवादी कह देना एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। इतने निराश क्यों हो रहे हैं? आपने जो जिस तरह से इंडिया को बदनाम करने की कोशिश करी है, ये प्रधानमंत्री के डेकोरम के खिलाफ है। हम इस बात को जानते हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी है इस वक्त। इंडिया के पास 60% वोट था, आपके पास इतना नहीं था। अगर हम मिल गए हैं तो आपको परेशानी हो रही है। आपने क्विट इंडिया की बात करी, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करी। अभी सुधांशु जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणियां करी हैं वो हमें अच्छी नहीं लगी। हमारे बुजुर्गों ने इस देश को किस मुश्किलों से ये आजादी दिलाई है, अपना तन मन धन सब कुछ बर्बाद करके हमें विरासत में आजादी मिली है। उनके लिए ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मिजाज बन गया हैगा, एरोगेंस का भी मिजाज है, बापू के हत्यारे की महिमा मंडप का भी मिजाज है। देश किस तरफ जा रहा है, माइनॉरिटीज फिक्रमंद है कि क्या हो रहा है। मणिपुर जैसी घटना खुदा न करे कभी दोबारा लौटे। अंजना जी, वो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मुझे यकीन है आप भी रात में सोई नहीं होंगी। मैंने पहली बार ऐसा वीडियो देखा अपनी जिंदगी में। उन बच्चियों की बेयारो मददगार तड़प देखी नहीं जा रही थी जी। क्या इस पे भी हम लोग आपस में बटेंगे, इंसानियत के ऊपर भी? क्या प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर हम कह रहे हैं कि आप 2 मिनट का आके अपना वक्तव्य दे दिए, उसके बाद हमारी बहस शुरू हो जाए? बेटियां तो सबकी हैं, हम भी एक किसी बेटी के बाप हैं जी। उस नजर से देखिए इन बेटियों को। हम अगर ये कह रहे हैं तो क्या राजस्थान में जाना, अपनी पीठ थपथपाना, अपनी इकोनॉमी की बात करना, सब कुछ करिए, अच्छी बात है, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े, लेकिन इस देश की और हमारी बेटियों की इज्जत पे दाग मत लगने दीजिए। बिल्कुल, ये हमारी और आपकी सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, हमें सुधांशु जी से उस रास्ते पे चलना है कि तमाम दुनिया के आगे हम शर्मिंदा ना हो। ठीक है, इसका जवाब लेती हूँ। सुधांशु जी, इसका जवाब दीजिए। उससे पहले लेकिन रोहन जी ने चूंकि हाथ उठाया था, उस समय वो जवाब नहीं दे पाए थे जो आपने राहुल जी पर अटैक किया था। सर मैं भूल गई, रोहन जी राहुल गांधी पर उन्होंने सीधा अटैक किया था। ठीक, बिल्कुल। अंजना जी धन्यवाद, आपने मेरी बात को याद किया। अंजना जी, मैंने उनको बहुत सिंपल सवाल पूछा क्विट इंडिया मूवमेंट पे, जिसको आज प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट से अंग्रेजों को भगाया। आज इनकी मजबूरी देखिए कि जिस पार्टी के पूर्वजों ने इतने बड़े आंदोलन का विरोध किया, आज उस पार्टी के मुखिया क्विट इंडिया आंदोलन का एग्जाम्पल देके जिस पार्टी ने क्विट इंडिया आंदोलन को लीड किया उसके ऊपर अटैक करते हैं, और आज उसी पार्टी के प्रवक्ता को उसको डिफेंड करना पड़ रहा है। कहां से करेंगे बेचारे, इतने बड़े सांसद हैं, कहां से करेंगे? आज इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट का श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट
मूवमेंट का आरएसएस ने विरोध किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट का हिंदू महासभा ने विरोध। ये तो इतिहास के प्रखर ज्ञानी है भाई साहब। क्यों फिर आप प्रधानमंत्री जी को जरा फोन लगाइए या मैसेज डालिए कि भाई साहब ऐसा काम मत कीजिए कि डिबेट में जाके हमारी इज्जत खराब हो, क्योंकि हम जवाब नहीं दे पा रहे। अंजना जी, ये बात मैं इसलिए आपको कहना चाह रहा हूं कि हमारा सवाल बार बार, हम कई दिनों से एक डिबेट कर रहे हैं, मणिपुर पे बात कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, इसको एज ए विपक्ष के अटैक की तरह से देखा जा रहा है। आपके माध्यम से, आपकी सबसे बड़ी डिबेट है पूरे देश की, आपके माध्यम से जनता से भी मैं एक सवाल करना चाहूंगा। क्या आपने एक सरकार को, एक कोई भी पार्टी की सरकार है, सुशासन के लिए डबल इंजन बना के एक राज्य में सरकार चलाई, अगर वो 2.5 महीने से वहां जो आग लगी है उसको शांत नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसको सवाल पूछना क्या गुनाह है? आप मुझे सिर्फ इतनी बात बता दीजिए, रूल भूल जाइए, 267, 176, क्या आप में इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है? 78 दिन तक आप चुप रहते हैं, विपक्ष आपको सवाल पूछता है, आप उसके ऊपर अटैक करते हैं, इंडिया इज दिस, इंडिया इज दैट। क्या कर रहे हैं आप? देश को बताइए ना, आपकी 56 इंच की ताकत होने के बावजूद भी एक राज्य 2.5 महीने से क्यों जल रहा है? क्यों वहां पे महिलाओं का यह हाल है? क्यों आप शांति नहीं करा पा रहे? क्योंकि जब जो सरकार की नीयत में खोट हो तब शांति आप नहीं कर सकते हैं। आप देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हमको देश को बचाना होगा, हमको आपसे कोई आपत्ति नहीं है। आप में अगर हिम्मत होती, सही 56 इंच की छाती होती तो 2.5 महीने में ये शांति आप बहाल कर लेते। हम आपको कोई सवाल नहीं पूछते। आप 2.5 महीने के बाद भी सवाल के ऊपर आप सामने अटैक कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। विपक्ष के अटैक पे बंद करके कई बार पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि देश की जनता आपके बारे में क्या सोच रही है। इंडिया को अटैक कर रहे हो, क्विट इंडिया, राजस्थान जाके भाषण दे रहे हो। भाई साहब, मणिपुर में बात कीजिए। आज भी मणिपुर में शांति नहीं है। मिलते हैं, बात करते हैं, मणिपुर में शांति लाते हैं, देश को बचाते हैं। हमको यह करना चाहिए। आप चाइना से लड़ने की जगह इंडिया से लड़ने लग गए, चाइना से लड़ने की जगह मणिपुर से लड़ने लग गए। देखिए एक चीज समझिए, आज अटैक का बदला अटैक नहीं हो सकता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, राहुल जी देश की जनता की बात कर रहे हैं, राहुल जी इंडिया की बात कर रहे हैं, और राहुल जी तो गए थे मणिपुर जोड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ में खड़ा हूं। क्यों? आज राहुल जी तो कभी नफरत की बात नहीं कर रहे हैं। राहुल जी ने अटैक मुद्दों पे किया है, व्यक्तिगत अटैक नहीं किया है भाजपा पे। यही कहा कि भाजपा की नीति खराब है, और इनका अटैक आप देखिए, पर्सनल अटैक करते हैं। हम तो पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं, हमने तो मोदी जी पे पर्सनल अटैक नहीं किया। आज मैं जो बात कर रहा हूं, मणिपुर पे मोदी जी की नीति पे बात कर रहा हूं, क्विट इंडिया मूवमेंट पे मोदी जी के बयान पे बात कर रहा हूं। मैं व्यक्तिगत अटैक में नहीं मानता। रोहन जी, जयराम रमेश ने वार किया है, प्रधानमंत्री के पास हर काम के लिए वक्त है। ये जयराम रमेश ने लिखा है, कांग्रेस के खिलाफ झूठ बोलने का वक्त है। पीएम के पास मणिपुर पर बयान देने का वक्त नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए। और आप ही राज्यों के चुनाव के प्रचार में बार बार डबल इंजन की सरकार का दम ठोकते हैं ना सर। डबल इंजन मतलब क्या? फिर तो स्टेट और सेंटर दोनों की अकाउंटेबिलिटी भी बनेगी ना, या सिर्फ श्रेय लेने वक्त? देखिए, दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, जयराम रमेश जी ने जो बात कही, तो प्रधानमंत्री जी ने तो जिस दिन संसद का सत्र शुरू होने से सबसे पहले ही मणिपुर के ऊपर अपने मन के कष्ट, अपने मन की वेदना और आक्रोश तीनों की अभिव्यक्ति की थी। और जिस दिन सदन की कार्रवाई शुरू हुई, दोनों सदनों में जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े हुए, मैं तो स्वयं राज्यसभा में था, उस तुरंत पीयूष गोयल जी नेता सदन ने खड़े होकर कहा कि हम मणिपुर पे चर्चा के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बयान ही नहीं दिया, दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष को लिखित चिट्ठी दी की। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। हां, जहां तक ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो शर्म की बात है, तो मान्यवर उसमें नियम को आड़े कौन ला रहा है? तो विपक्ष ला रहा है। नहीं, इस नियम के तहत चाहिए। नियम में भी इस नियम की तरह मुझे वो वाले नियम के हिसाब से चाहिए, ये नियम भी पूरा नहीं चाहिए, मुझे अपनी सुविधा की तरह चाहिए। तो उस प्रकार की जो बात ला रहे हैं, वो तो शर्म की बात तो आप लोगों के साथ होनी चाहिए। चूंकि आप इस प्रकार की बात, संवेदनशील विषय के ऊपर इस तरह की बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, क्विट इंडिया पे भी जवाब दे दीजिएगा। मणिपुर का विषय बिल्कुल सही बात है। मई 2023 से पहले, हाँ, उस पर भी अब देखिए, आपने रिटर्न में पूरी बात का जवाब दूंगा ना, आपने लंबा वक्तव्य दिया। क्विट इंडिया मई 2023 से पहले 2018 से 6 साल तक मणिपुर शांत था कि नहीं? क्या मणिपुर में पहली बार हो रहा है? क्या 1993 में नरसंहार नहीं हुआ? 1997 में नहीं हुआ? 2006 में नहीं हुआ? 2012 में नहीं हुआ? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लंबे समय तक लगा रहा। वो एक लंबी समस्या थी, और जिसमें मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, 2004 से 13 के बीच, आप देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं। अब इनके पास कोई विकल्प ही नहीं रहता, बीच में बोलने लगते हैं। 2004 से 13 के बीच में 772 लोग मारे गए।
772 इंसर्जेंसी में। हमने 2018 के बाद उसमें 2018 से 23 के बीच में कोई ब्लॉकेड हुआ हो तो बताइए मणिपुर में। एक कोर्ट का निर्णय आया, कोर्ट के निर्णय ऑब्जर्वेशन के चलते हुए दो समुदायों में एक सामुदायिक संघर्ष की स्थिति बन गई, जो और जिसकी पृष्ठभूमि दशकों पुरानी है, जिसका कोई समाधान 60-70 वर्षों में नहीं हुआ था। और इसीलिए मैंने आपको उदाहरण बताए, ये एक नहीं अनेक बार हुआ है, पूर्वोत्तर के अनेक राज्यों में हुआ है। इसलिए उस परिस्थिति में एक संवेदनशीलता का विषय आ गया, इसलिए उसमें समस्या आ रही थी। इसलिए हमने काम पूरी संवेदनशीलता, ईमानदारी और वेदना के साथ उस पर बहस करने को तैयार है। मगर आप लोग नाक का सवाल बना के भागना चाहते हैं कि 176 नहीं 267 चाहिए, 267 में भी हमें अंत में गृह मंत्री नहीं प्रधानमंत्री का बयान चाहिए, और चलो वो भी मान लिया जाए तो पहले प्रधानमंत्री का वक्तव्य चाहिए। और उसके बाद जब अविश्वास प्रस्ताव ले आए तो अविश्वास प्रस्ताव में तो सब कुछ आ गया ना। जब आपने सरकार के विरुद्ध ही अविश्वास प्रस्ताव ले आए तो हाथी के पांव में तो सबके पांव। अब किस विषय को लेकर आप कह रहे हैं नियम फलाना नियम ढिमाका, और इसकी तरह नहीं हमें उसकी तरह करना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने असंवेदनशीलता दिखाई है, और मैं एक और बात कह दूं, दुख की बात तो यह है कि देश के लोगों के साथ या देश की बच्चियों के साथ जो हो रहा है, तो वो पार्टी है जिसके कि मंत्री ने यह बोला था कि साहब ये मर्दों वाला प्रदेश है इसलिए बलात्कार ज्यादा होते हैं। उसके लिए तो माफी मांग लेनी चाहिए, शर्म उसके लिए तो आ जानी चाहिए। अशोक गहलोत जी के बयान के लिए शर्म, उसको तो माफी मांग लेनी चाहिए ना। इसमें ये तो वक्तव्य के लिए माफी मांगी जाती है, क्विट इंडिया पे कृत्य के लिए, अपराध के लिए दंड दिया जाता, माफी नहीं मांगी जाती। लेकिन सुधांशु जी, क्विट इंडिया पर ही बुलेटिन खत्म होने वाला है और अड़े हुए हैं रोहन जी। आप सोचिए कि अब बुलेटिन खत्म होने का टाइम आ रहा है, लेकिन क्विट इंडिया पर उनको लग रहा है कि उस पर, मतलब पीएम ने आज जिक्र किया उसका, और उस पर जवाब क्या है आपका? आप नहीं क्या बात, हिस्सा लिया था हाँ या ना? क्या बात, क्विट इंडिया हिस्सा लिया था हाँ या ना? अरे क्विट इंडिया के, सुनिए, अरे सुनिए तो, क्विट इंडिया के समय राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, किसकी शपथ ली थी भाई? यूनियन जैक की शपथ ली थी, जिनके नाम की शपथ लेकर सरकार में बैठे थे। नहीं बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना रोहन। ये इतिहास, अरे भैया रोहन जी, पूछ रहा हूँ, राज्यों में बैठे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था हाँ या ना? नहीं है, जवाब दीजिए ना, हाँ या ना? नहीं किया था, कोई उदाहरण दिखाइए, कोई उदाहरण दिखाइए जिसपे कहा हो। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नहीं किया था अंग्रेजों के नाम आप सवाल पूछ लीजिए, महारानी के नाम की शपथ लेकर सत्ता में थे, नहीं लिया था? आपकी राज्य सरकारों ने, बाकी सब बात छोड़ दीजिए, आपके प्रधानमंत्री लगातार अगर आप बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं है ना सवाल पूछने का, आवाज नीची करनी पड़ेगी। फिर रोहन जी देखिए, मुझे हसन साहब से भी लेना, लगातार बोलेंगे सर तो कैसे, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा ना। इसके बाद हसन जी आपके पास फौरन आ रही है। ठीक है, मेरी बात रखिए, मैं बस एक लाइन मैं जवाब मैं दूंगा, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि समर्थन और विरोध की बात, ये तो 37 की प्रोविंशियल असेंबली में चुनाव लड़के आए थे भाई, किसकी शपथ ली थी? अंग्रेजों के अधीन ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्य की निष्ठा की शपथ लेके आए थे ना, राज्यों में सरकार चला रहे थे। जो आपके राज्यों ने क्विट इंडिया मूवमेंट के समय रिजाइन किया था, जिन सरकारों ने, उन सरकारों ने किसकी शपथ ली थी? जवाब दो भाई। अरे अंग्रेजों के नाम की शपथ लेने वाले लोग आ जाके पूछते हैं ऐसा हुआ, हसन साहब ऐसा हुआ था। ठीक है, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगी जल्दी से, अब छोटा छोटा कमेंट सबसे लेते हैं। हसन साहब, ठीक है हसन साहब, इंडिया नाम रखने से अब जिस तरह से पीएम उस पर आक्रामक हो रहे हैं, क्योंकि यूपीए को कहीं ना कहीं, यूपीए को क्यों खत्म किया गया? क्योंकि उसमें आने से कई पार्टियों को परहेज था। ये तो किसी से बात छिपी नहीं हुई है नहीं हसन साहब, क्योंकि यूपीए सिनोनिमस बन गया था, समानांतर उसका हो गया था कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तमाम आरोप लगे हुए थे, इसीलिए इंडिया नाम रखा गया। लेकिन जिस तरह से पीएम आक्रामक है, आपको लगता है इंडिया नाम रखने से फायदा होगा, या फिर वो अपने तरीके से लोगों में ये संदेश देने में कामयाब होते दिख रहे हैं कि ये वही पुराना यूपीए है? हसन साहब देखिए अंजना जी, इंडिया नाम से हमें और देशवासियों को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अब प्रधानमंत्री जी ईस्ट इंडिया कंपनी को ले आए, प्रधानमंत्री जी की जो पार्टी है उसकी जो मदर पार्टीज थी, उन्होंने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया था, मुखबिरियां करी थी, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो आज भी उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी याद आ रही है। प्रधानमंत्री जी तो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, या सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? अगर वो आके ना वक्तव्य दे देते तो ये बवाल ही नहीं होता। बाहर भी तो वक्तव्य दिया था, 50 कदम चल के
पार्लियामेंट में आके बोल देते। ठीक। तो क्यों जिद कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी भी कि उन्हें आना नहीं है? जी, इसी का जवाब लेंगे। उसी लिए हमारी बदनसीबी है ये कि प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना पड़ा। क्या ये बदनसीबी नहीं है? प्रधानमंत्री मुखिया है हमारे। ठीक है, इसका स्पेसिफिक जवाब लूंगी मैं सुधांशु जी। उन्हें बुलाने के लिए नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं हम। रोहन जी। अंजना जी, मेरी सिर्फ इतनी बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया, ठीक है, मेरी संवेदना है, सुधांशु जी अच्छे प्रवक्ता हैं बेचारे, भगवान कभी भी किसी की ऐसी हालत ना करे कि उसके मुखिया की बात कोई बेचारे डिफेंड नहीं कर पा। क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया था आरएसएस ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। आज प्रधानमंत्री की मजबूरी है कि इंडिया को अटैक करने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट का सहारा लेना पड़ा। श्रद्धांशु जी जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि जवाब उनको मालूम है, इतिहास के अच्छे नॉलेज उनको रखते हैं, उनके पास जवाब नहीं। और दूसरी बात, आखिरी चीज अंजना जी, मेरी कंक्लूडिंग रिमार्क करूंगा, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि ये सारी जो भी नेगेटिविटी है छोड़ के जितना आप इंडिया को अटैक करेंगे, इंडिया उतने आपके खिलाफ जाएगा और क्विट इंडिया होगा, पर आपके अहंकार इंडिया को टारगेट करना क्या उल्टा पड़ जाएगा? और दूसरा वही कि आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जो हसन साहब कह रहे हैं, पीएम को उन्होंने खींची लाया सदन में बोलने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही कहा है, क्विट इंडिया उस समय हुआ था, आज स्वतंत्रता के अमृत काल में भी क्विट इंडिया की जरूरत है। और इंडिया पे मैं एक और बात कह देना चाहता हूं, अंजना जी, इंडिया एक ऐसा गठबंधन है जिसका अंग्रेजी में ही नाम लेने में इन लोगों को याद आता है, हिंदी का नाम कोई लेता ही नहीं है। जब से राहुल गांधी जी चले गए, कहते उत्तर भारत वाले सतही होते, इंडिया नाम का हिंदी अनुवाद बोलते ही नहीं। और यदि शॉर्ट टर्म में इतना इंटरेस्ट है अंजना जी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का आईएनसी हुआ, मैंने किसी नेता को इंक बोलते तो नहीं सुना इंडियन नेशनल कांग्रेस को। अब ये बता दें, ये इंक जो है वो घुल गई है इंडिया में या इंक का भी अलग अस्तित्व बाकी है? ठीक है, किसके हिस्से में कितनी स्याही, कौन कहां पहुंचेगा? आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है सरकार के खिलाफ और उस पर बहस होगी और उस पर रहेगी आज तक की नजर। आप देखते रहिए आज तक।